हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चर्चा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है चर्चा में। तो दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो को काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सराहना की आपने उसकी। तो इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ज्वलंत मुद्दा, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी हाँ, क्योंकि आजकल जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है कि जो बैटरी से चलने वाला वाहन है वो बेहतर है या जो हमारे ट्रेडिशनल वाहन हैं, डीज़ल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं या सीएनजी से चलते हैं वो वाहन ठीक है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आज एक डिस्कशन करेंगे, थोड़ा-सा रिसर्च करी है हमने, तो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने आजकल नाम सुना होगा टेस्ला कंपनी का, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इलॉन मस्क द्वारा इस कंपनी को ख़रीदा गया था और उसके बाद से ये इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो भारत में भी कई कंपनियों ने इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि सबसे ऊपर है टाटा, और अब महिंद्रा भी अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निकालने वाली है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो भविष्य है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि जो भविष्य है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा-सा आप बताएँ कि इसका इतिहास क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है या बिजली से चलने वाला जो वाहन है उसका इतिहास क्या है? कब शुरू हुई और ये आगे जाके कहाँ तक इसका भविष्य हो सकता है? जी, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपने शायद ये हाल ही में ये टर्म सुना होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत जो हो चुकी थी 1832 में, पहली चलने योग्य इलेक्ट्रिक व्हीकल बन चुकी थी। लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन 1890 के दशक में ही हो पाया। लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी तरह से समाप्त हो गई रोडों से, क्योंकि जो कंबशन इंजन यानी कि जो हमारे पारंपरिक इंजनों से चलने वाली गाड़ियां हैं, इनके काफ़ी फ़ायदे थे। सबसे पहले तो ये लो कॉस्ट व्हीकल्स होती थी। जो हमारी पारंपरिक वाहन होते हैं, इनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती थी ईवीज से, और पावर जनरेशन ज़्यादा था ईवी से। और ईवी की जो टॉप स्पीड हुआ करती थी उस समय में, वो काफ़ी कम थी। और जो हमारे पारंपरिक वाहन हैं, इनकी टॉप स्पीड काफ़ी ज़्यादा एक्सीड करती थी ईवी को। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिस वजह से कि ईवी 20वीं शताब्दी में विलुप्त सी हो गई थी। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जो बताया हमारे दर्शकों को। तो आजकल जो सवाल है कि कितना बेहतर है ईवी या हमको इसकी तरफ जाना चाहिए या इसके फ़ायदे कितने हैं? और उससे बड़ा जो एक सवाल है कि जो ईवी के सामने चैलेंजेस क्या-क्या हैं? तो आप थोड़ा बताएँगे कि सामने क्या-क्या चैलेंजेस है या किस प्रकार के भविष्य में इसको लेकर अभी तक जो भी है समस्याएँ आ रही हैं? देखिए, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो भारत में शायद सबसे ज़्यादा आबादी मिडिल क्लास या फिर कहें अपर मिडिल क्लास की है। तो ईवी यहाँ पर नॉन अफोर्डेबल हो जाती है। सबसे पहली बात, जो हमारी कंबशन इंजन कार्स हैं, उनके सामने ईवीज़ नॉन अफोर्डेबल हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप कंपेयर करें हेड टू हेड, तो आपको ईवी सेम मॉडल ईवी आपको कंबशन इंजन से काफ़ी महंगी मिलती है। और ये हर व्यक्ति अफोर्ड, क्योंकि अपर मिडिल क्लास का हर व्यक्ति चाहेगा कि वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करे, तो वो कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी कार लेना चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉन अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है। फिर यहाँ पर है अवेबिलिटी। भारत में अभी काफ़ी कम कार्स अवेलेबल हैं ईवीज़ की। हालांकि हम बात करें यूएसए में, तो यूएसए में ऑलरेडी टेस्ला एक रेवोल्यूशन ला चुका है ईवी का, और काफ़ी भारी मात्रा में प्रोडक्शन भी हो रहा है, और वहाँ पर इसकी ख़रीद भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन भारत में अभी केवल टाटा ने कुछ मॉडल्स अपने इंट्रोड्यूस करे हैं ईवीज़ के, और उसके अलावा अभी महिंद्रा शायद करने वाला है भविष्य में। और एक जो तीसरा हमारे सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज है,
वो है फिलिंग का। देखिए जो पारंपरिक वाहन हैं, इनमें आप जो पारंपरिक वाहन हैं वो रेडी टू फिल फ्यूल्स पे चलते हैं। पेट्रोल डीजल मान लीजिए, अगर आपके पास पेट्रोल या डीजल है तो इन्हें आप तुरंत अपनी गाड़ी के टैंक में भर के और तुरंत ही गाड़ी को चलाना शुरू कर सकते हैं। जबकि ईवीज़ को चार्ज होने में जो समय लगता है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और किस प्रकार से आप किसी रोड ट्रिप में जा रहे हैं, तो जैसे पारंपरिक वाहनों के फिलिंग स्टेशंस होते हैं, उसी प्रकार से ईवीज़ के फिलिंग स्टेशन किस तरह बनाए, या फिर कहें रिचार्जिंग स्टेशन किस प्रकार बनाए जाए और किस प्रकार से एक फास्ट रिचार्ज हो पाए। जी, बिल्कुल। तो जिस प्रकार अभी तक भारतीय मार्केट की बात करें या जो भारतीय कंज़्यूमर हैं उनकी बात करें, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत का। जो ट्रेडिशनल वाहन है हमारे यहाँ पे, पारंपरिक वाहन है, उनका बहुत बड़ा मार्केट है। हर एक भारतीय के पास एक वाहन है, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो या फ़ोर व्हीलर हो। और चूँकि जैसा आपने बताया कि जो ये हमारे पारंपरिक इंजन है, डीज़ल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, वो सस्ते हैं, अफ़ोर्डेबल हैं, 1 लाख से शुरू होके और 1 करोड़ तक भी जाते हैं। वहीं हम बात करें, जैसे इंडिया में अगर टेस्ला अपनी कार इंपोर्ट करना चाहता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहता है, तो करवाना चाहता है, तो अगर वहाँ पे वो कार 35 लाख की है, तो यहाँ पे उस पे जो टैक्स लगता है, वैट लगता है, तो ऑलमोस्ट दुगनी हो जाती है, 70-72 लाख की हो जाती है। तो इस कारण शायद वो संभव नहीं है कि भारत में वो कारें आ पाए। लेकिन हमारी कुछ कारें हैं, जैसे कंपनियाँ हैं, टाटा है या महिंद्रा है। जैसे टाटा की नेक्सन एक बहुत अच्छी चॉइस हो चुकी है ईवी में, और कई लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे पारंपरिक इंजन थे, उनके क्या नुकसान हैं? या फिर ईवी को, जो हमारे पारंपरिक इंजन है, उनको रिप्लेस करना क्यों ज़रूरी है? इसके फ़ायदे क्या मिलेंगे भविष्य में? ये पहले ही जैसी कि आपने बात करी टेस्ला के भारत में इंपोर्ट की, तो यहाँ पर शायद कुछ समय पहले भारत सरकार ने टेस्ला से मांग रखी थी कि वो भारत में प्रोडक्शन प्लांट्स बनाए, चाइना से पार्ट्स इंपोर्ट ना करे, फिर जाके वो यहाँ पर अपनी कारें बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क ने एक भारत सरकार के साथ डिसएग्रीमेंट शो करा, जिस वजह से कि टेस्ला अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई है। और दूसरा, हम पारंपरिक कारों के नुकसानों की बात करें, अगर जो पारंपरिक वाहन हैं उनके नुकसान की मैं बात करूं, तो सबसे पहले पर्यावरण पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं, पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन के अंदर जो कम्बशन होता है उससे काफ़ी हानिकारक गैसेस निकलती हैं, आर्सेनिक से लेकर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड तक, जिससे कि वातावरण प्रदूषित होता है। दूसरा, आप अगर कभी देखेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। जो बड़े वाहन हैं जो कि पेट्रोल या डीजल इंजन में चलते हैं, तो इससे नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और तीसरा जो इसका नुकसान है, हम हमारे पास जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पास में पेट्रोल या डीजल के जो खदानें हैं, या पेट्रोल डीजल जो तेल के हमारे पास कुएं हैं, उसमें हमारे पास एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, हमारे पास एक सीमित संसाधन है, तो हम उसे अनंत काल तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगा, कभी ना कभी जो जैविक फ्यूल है वो कभी ना कभी ख़त्म होगा। तो उसके बाद हमें एक इस प्रकार का फ्यूल हमें खोजना पड़ेगा। इसी वजह से 21वीं शताब्दी की शुरुआत में ईवी में रुचि बढ़ी थी लोगों की, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव चाहते थे लोग, जो पारंपरिक जैविक फ्यूल है, जो बायोफ्यूल है, उसका एक ऑल्टरनेटिव चाहते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले सोलर एनर्जी की बात आती है। सोलर एनर्जी, जो कि सन हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसको हार्नेस कैसे करें, तो हम सभी को पता है कि सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में हार्नेस कर सकते हैं। यहाँ पर आइंस्टीन ने सबसे पहले ये फिनोमिनन खोजा था, जिसके लिए कि उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कि जब एक फोटोन आकर के एक मेटल के सरफेस को हिट करता है, तो जो आखिरी शेल में लूज इलेक्ट्रॉन होता है
वो मूव कर जाता है उस फोटोन की एनर्जी की वजह से, और उस इलेक्ट्रॉन को की मूव करने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसको हम हार्नेस कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी 2010 के दशक तक काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि सोलर पावर काफ़ी महंगी होती थी, हार्नेस करना इसे काफ़ी महंगा होता था, एपरेटस हमारे पास एफिशिएंट एपरेटस नहीं थे। लेकिन जिस आगे चल के इस फील्ड में रिसर्च और जो एक अनुसंधान हुआ, उस वजह से आज की डेट में इसे हार्नेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो सोलर एनर्जी को एक हम फ्यूचर फ्यूल की तरह देख सकते हैं। अब सोलर एनर्जी को जब हम हार्नेस कर रहे हैं, तो अब क्यों ना इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका भी हम प्रयोग करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसी विज़न को लेकर के ईवीज़ के क्षेत्र में क्रांति आई थी। जी, बिल्कुल। आपने काफ़ी अच्छे से हमारे श्रोताओं को जो सौर ऊर्जा है उसका भी एक महत्व बताया, और इतना हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसको किस प्रकार से जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि ईवी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए आज के डेट में, क्योंकि हम पेट्रोल के लिए, डीज़ल के लिए मोस्टली बाहर की कंट्रीज़ पे, बाहरी मुल्क पे बहुत डिपेंडेंट हैं, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ पे। तो एक तो इस चीज़ को हमें थोड़ा कम करना होगा। दूसरा, पर्यावरण या प्रदूषण के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कदम है ईवी। लेकिन जैसा आपने हमें पहले बताया कि इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है और अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हर इंसान, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगा पड़ जाता है ईवी लेना। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसको कैसे हर किसी के लिए आसान बनाया जाए, अफ़ोर्डेबल बनाया जा सकता है, और इसमें सरकार क्या कदम उठा सकती है और कंपनियों को ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं आएगा, या केवल सरकार के चाहने से परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा अवश्य, और ये समाज के चाहने से आएगा। तो जब हमारे समाज में जागरूकता होगी कि अ, हम पर्यावरण को बचाने की ओर कदम उठाएं, हम कम से कम पेट्रोल डीजल वाहनों का प्रयोग करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरकार सबसे पहले ईवीज़ को इंट्रोड्यूस करे। जो भी पब्लिक व्हीकल्स हैं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं जो कि पेट्रोल डीजल पर चल रही हैं, उनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस। और आज आप देख सकते हैं रोड्स में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक मिनी वर्जन चल रहा होता है, ऑटो रिक्शा की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है। अब ये एक बड़े स्केल पे कब तक आएगा, बस ये हमें देखना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सन 2030 तक भारत में आपको हर घर में ईवी देखने को मिल सकती है। आपकी क्या राय है इस पर? जी, बिल्कुल, उम्मीद यही है कि भविष्य जो हमारा वो ईवी है, और भविष्य में संभवतः पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहा जाए तो मोस्टली 90% ईवी कवर कर चुकी होगी, यह संभावनाएँ हैं। अब जो अगली चीज़ आती है कि एक लोगों के बीच जो बातें उठती है, या मिथ कह सकते हैं, या चर्चा रहती है कि जो ईवी है उसकी जो स्पीड होती है वह उतनी नहीं हो पाती है जितनी कि एक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन की होती है। और हमारे बीच आज के टाइम में काफ़ी सुपर बाइक्स होती है जो कि 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है, या सुपर कारें होती हैं, कार्स होती हैं जो 200-300 किलोमीटर या 600-600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। और इसका युवाओं में बहुत क्रेज़ है। युवा चाहता है कि उसको थ्रिल मिले, स्पीड मिले, जो कि एक हद तक गलत भी है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये चीज़ें संभव नहीं है। अभी तक की जो स्टडी है या जो वाहन आ रहे हैं उसमें इतनी टॉप स्पीड पाना संभव नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कहूँगा ये कहीं ना कहीं एक भ्रांति है, क्योंकि पहले के समय में, निश्चित रूप से पहले के समय में जो ईवीज़ थी, जो शुरुआती ईवीज़ थी, उनमें इस प्रकार की स्पीड आपको 100 किलोमीटर पर आवर जाना भी बहुत ही मुश्किल कार्य था उनमें। लेकिन अब जो ईवीज़ हैं, आप इनमें आप स्पीड को लेकर के ये कहीं भी किसी डीजल या पेट्रोल कार से कम नहीं है। क्योंकि टेस्ला जो अपने ट्रक्स निकालती है, वो दावा करती है कि ये सेम साइज़ के डीजल ट्रक्स से 2 टाइम्स फास्टर चल सकते हैं, एंड दैट टू लोडेड। तो यहाँ पर जो एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है ईवी के क्षेत्र में, इसने सभी हालात बदल दिए हैं, इसीलिए आज ईवी की क्रांति आ पाई है।
और दूसरा आपने सही कहा कि जिस प्रकार से अभी दुनिया की सबसे तेज सुपर बाइक निंजा H2R जो कि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच करी है जिसने, तो इस लेवल तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये आपके एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आ जाते हैं जहां पर कि अभी ईवीज का इम्प्लीकेशन कम है। तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में हम देखते हैं नाइट्रस इंजन या NOS जिसे कहते हैं हम, उनका ज़्यादा एक्सपोजर है। लेकिन डोमेस्टिक यूज़ के लिए ईवी पूरी तरह से तैयार है, मेरा ये मानना है। जी, बिल्कुल। और जो उपभोक्ता होते हैं वो डोमेस्टिक उपभोक्ता ज़्यादा होते हैं मार्केट में। ये सुपर बाइक्स या सुपर कार्स चलाना जो एक वर्ग होता है समूह, वो बहुत कम है। संभवतः 1 या 2% होगा। तो बिल्कुल ये तो फ़ायदे हुए हमारे ईवी के, और हमारे जो ट्रेडिशनल ईंधन थे उसके क्या नुकसान हो रहे हैं या क्या असर पड़ रहा है, वो इन सब के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब जो एक सवाल और है कि ईवी में ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं कि जो होने ज़रूरी हैं। जैसे कि हम अभी एक कल्पना नहीं कर सकते कि अगर मैं मैदानी क्षेत्र से ईवी ले जाऊँ किसी पहाड़ी क्षेत्र में तो नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि अभी जो ईवी की पावर कैपेबिलिटी है संभवतः 150-170 किलोमीटर पर आवर की है। तो और इसका जो फिलिंग स्टेशन है वो कहीं पे मौजूद नहीं है रास्ते में। तो मैदानी क्षेत्र में इसको इम्प्लीमेंट करना तो आसान है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में या दूरस्थ जो गांव हैं, चाहे यूपी के दूरस्थ गांव है, उत्तराखंड के दूरस्थ गांव हैं, हिमाचल के हैं, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र भी हो सकते हैं उसमें। तो वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट अभी है नहीं या फिलिंग स्टेशन अभी है नहीं। तो इन सब के बारे में कंपनीज़ को कुछ करना चाहिए या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। इसमें किसको ज़्यादा कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे जैसे रोड पे ईवी की संख्या बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप आना शुरू होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं बल्कि में समाज की भी है। तो समाज को भी आगे आना पड़ेगा। कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम्स हमें स्थापित करने होंगे जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाए। और मीनवाइल हमारे पास जो एक ऑप्शन है हाइब्रिड कार्स का। हाइब्रिड कार्स वो कार्स हैं जिनमें आपके पास स्विचेबल ट्रांसमिशन है। आप चाहें तो डीजल इंजन की तरफ जा सकते हैं उसमें, और चाहे तो आप स्विच कर सकते हैं इलेक्ट्रिक की तरफ। और इसमें जो सबसे बड़ा एक जो क्रांति है हाइब्रिड में, पहले जो हाइब्रिड कार्स आती थी उसमें एक बार चार्ज ख़त्म होने के बाद आप दोबारा चार्ज करेंगे तभी आपकी गाड़ी चार्ज होती थी। लेकिन अब जो हाइब्रिड कार्स हैं वो किस प्रकार से ऊर्जा को हार्नेस करती है, ये देखिए आप, कि अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, इसके बाद आप डीजल पे स्विच करते हैं, तो जब आप डीजल पे चल रहे हैं तो वो टायर का रोटेशन यूज़ करके बैटरी को भी चार्ज करती रहेगी साथ में। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। तो मीनवाइल आप हाइब्रिड कार्स यूज़ कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो आप फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है हमारे श्रोताओं को। तो अगर पूरी बात की जाए तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, और अनंत फ़ायदे हैं इसके। और अगर हमारे समाज को या जंगलों को या सोसाइटी को हरा भरा रखना है तो ईवीज़ का बहुत आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से CO2 का हमारे यहाँ पे प्रभाव बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो ईंधन का है। ईंधन जलेगा तो वो हमारे जो पर्यावरण को बहुत बुरी तरह दूषित करता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ईवी का आना। तो इन सब प्रयासों के बीच में मैं चाहूँगा कि आप एक थोड़ा-सा कंक्लूज़न दे दें हमारे दर्शकों को आज की चर्चा का। ये तो कंक्लूजन यही निकलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, केवल हमारे लिए नहीं हमारे पर्यावरण के लिए भी। और एक बार लेने के बाद ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। हालांकि अभी ये पेट्रोल डीजल व्हीकल से महंगी पड़ती हैं, लेकिन जब आप इसे ले लेते हैं तो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस के सामने ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाती है फॉर सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। अगर आप 100 किलोमीटर ईवी से चलते हैं तो आपको काफ़ी कम खर्च करना होगा जितना आप 100 किलोमीटर पेट्रोल डीजल वाहन से जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें भविष्य में सुधार की अभी
काफ़ी गुंजाइश है और जो कि होगा और सुधार धीरे धीरे होगा। तो भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में काफ़ी सारी ईवीज़ हमें रोड पर दिखने को मिलेंगी और ये समाज फिर से एक हरा भरा समाज बन जाएगा। जी, बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का चर्चा का विषय ईवी, और हमने प्रयास किया कि आपको बताएँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़ायदे क्या हैं, और जो हमारे ट्रेडिशनल इंजन हैं या पेट्रोल डीज़ल के नुकसान क्या होते हैं हमारे समाज को। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि आज का ये संस्करण का समापन किया जाए, और अगले संस्करण में हम किस मुद्दे को लेके आएँ, इसमें आप कमेंट करें तो हम बिल्कुल उस मुद्दे पर रिसर्च करके आएँ। जी, और इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना और इसी प्रकार से आप अपना प्रेम बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।